नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा लुसेंट की जियोग्राफी पोर्शन की पूरी निचोड़, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो कम से कम 20 सालों से लगातार रिपीट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे। इसमें हम केवल टॉप 20 भूगोल के या जियोग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण हो गया, जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पटवारी, एनडीए इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो ये मेरा जियोग्राफी का टॉप 20 का ये पहला पार्ट होगा। अब देखते हैं हम लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि जो शुक्र है, जो शुक्र है ग्रह है, वो सबसे चमकीला ग्रह है। आपको हम बता दें कि जो शुक्र ग्रह है, इससे सबसे ज़्यादा कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कि आप देखिए, ये क्या है? सबसे चमकीला ग्रह, कितना सुनहरा लग रहा है। इसी देखिए, आप देखने में इतना सौंदर्य इसका है कि आप लोग इसे बोलेंगे सौंदर्य का देवता। तो आप लोग जानिए कि ये, हम आपको बता दें, कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहते हैं। तो आपका आंसर होगा शुक्र ग्रह होगा। आपको ये भी बता दें, इसे शाम का तारा भी कहते हैं। और सर्वाधिक गर्म जो ग्रह है, यही है, क्या है? शुक्र। शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अब हम आपको एक बात बता दें, एक रोचक तथ्य ये है कि ये पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक वाला ग्रह है। अब ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह कौन सा है। शाम का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। और पृथ्वी की बहन भी इसी को कहते हैं। किसे? पृथ्वी की बहन भी इसी को कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? ये जो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र जो है, इसे भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता और सर्वाधिक गर्म ग्रह, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक वाला ग्रह। और आपको ये भी बात बता दें, जो यूरोपीय वासी हैं, यूरोप के वासी हैं, इसे ही देवी के रूप में पूजते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या कहते हैं? इसे सौंदर्य का देवता कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, शुक्र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तरीय ध्रुव की खोज किसने किया था। हम आपको बता दें कि देखिए, उत्तरी ध्रुव यानी कि ये क्या है? ये पृथ्वी है। ये क्या है? ये पृथ्वी है। ये जो है ना, पृथ्वी है। तो इसका ये वाला, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री क्या झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये हुआ उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने ही उत्तरी ध्रुव की खोज किया था, आपका लगभग 1901 में। किसमें? 1901 में किया था। अब आपको एक और बात बता दें कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था। तो दक्षिणी ध्रुव की जो खोज किया था, यानी कि साउथ पोल की जो खोज किया था, वो अमेंडसेन ने किया था। किसने किया था? अमेंडसेन ने किया था। लेकिन हमारा जो इसमें उत्तरी ध्रुव की खोज का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो रॉबर्ट पियरी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये आपको बता दें, ये हैं आपके रॉबर्ट पियरी, जो कि उत्तरी ध्रुव की सीन इसमें दिखाया जा रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है। तो उर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो हम आपको उर्सा मेजर और बिग बियर के बारे में बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक तरीके से क्या है? तारा का समूह है, जो स्टार है उसका समूह है। उर्सा मेजर को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? उर्सा मेजर। और बिग बियर एक तरीके से नक्षत्र मंडल है।
और देखे होंगे आप आसमान में जो तारों के एक डिजाइन होती है, तारों को मिला दिया जाता है तो एक मतलब एक आकृति जैसी। तो जब तारों का समूह एक विशेष आकृति ले लेती है तब हम उसे कहते हैं कि तारामंडल या नक्षत्र मंडल। तो उसी तरीके से ये देखिए 7 तारा, यानी कि एक, ये देखिए इस प्रकार से एक तारा ये, एक तारा ये, एक ये और एक ये। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 तारा इस प्रकार से मिला है। तो ये सप्तर्षि मंडल, यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि 7 ऋषि मिलके मंडल बनाए हैं और इसीलिए इसे सप्तर्षि मंडल कहते हैं या उर्सा मेजर भी कहते हैं। और बाकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या कहा जाता है कि एक ये भालू खड़ा है। क्या खड़ा है? एक बड़ा सा भालू खड़ा है, इसलिए कहा जाता है, इसे बिग बियर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे तारों का समूह है अलग अलग, लेकिन ये एक विशेष प्रकार का है जिसे उर्सा मेजर अथवा बिग बियर के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या है, ये उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। मेरा आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, नक्षत्र मंडल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो क्या रहती है। तो हम आपको चित्र की सहायता से समझाते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप खुद ही बता देंगे कि क्या होता है सूर्य ग्रहण के दौरान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण की छवि है। देखिए सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, हम आपको ये बता दें कि ये है सूर्य और ये है पृथ्वी, ये हरा वाला, और चंद्रमा हमारा यहाँ पर है। तो ये क्या होता है, जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है और चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो पृथ्वी से हम लोग देखेंगे तो अब क्या होगा, कि देखिए इसमें जब सूर्य ये है और पृथ्वी ये है और जब चंद्रमा बीच में आ जाती है तो उसकी प्रछाया बनने लगती है किस पे, पृथ्वी पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए अब देखिए इसमें 2 तरीके से बनती है। एक देखिए ये एकदम काला वाला धब्बा, एक काला वाला धब्बा छोटा सा और एक बड़ा ये छाया। तो 2 प्रकार की छाया होती है। तो जो एकदम छोटी और गहरी छाया होती है उसे एग्जैक्ट छाया बोलते हैं, और लेकिन बाकी जो हल्का 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 मतलब गहरी नहीं, हल्की छाया रहती है उसे उपछाया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उपछाया कहते हैं, जो इस प्रकार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी की क्या पोजीशन रहती है। बस आपका आंसर रहेगा चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में रहती है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की क्या स्थिति रहती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आती है, चंद्रमा। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये भी देखिए उसी का ही मतलब कि लूनर इलिप्स, मतलब ये चंद्र ग्रहण का है और सूर्य ग्रहण का ये है। तो सूर्य ग्रहण की हम बात करते हैं। देखिए इसमें एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और ये देखिए किस तरीके से उसके बीच में आ रहा है ये चंद्रमा, और उसकी छाया उपछाया बन रही है हमारे पृथ्वी पर। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। किसकी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉपरनिकस ने हमारे सोलर सिस्टम की खोज की थी।
अगर हम इसमें अब बात करें गैलीलियो की, तो जानते हैं गैलीलियो ने ही दूरबीन की खोज की थी। और ये जे.एल. बेयर्ड है। जे.एल. बेयर्ड की बात करेंगे, जॉन लोगी बेयर्ड, जो कि टेलीविज़न की खोज किया था। अब बात करेंगे केपलर की, तो केपलर ने ही ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉपरनिकस सोलर सिस्टम की खोज की थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से हमारा जो सोलर सिस्टम है कि उसमें आपका क्या रहेगा, सन रहेगा, मरकरी, अर्थ, वेनस, सैटर्न, नेपच्यून, जुपिटर, इस तरीके से ये हमारा सोलर सिस्टम है पूरी तरीके से, देख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा या विस्फोट तारा क्या कहलाती है? हम आपको ये बता दें कि जब ब्लैक होल का निर्माण होता है तो कैसे निर्माण होता है? जब तारा काफ़ी समय तक उसका फ्यूल यूज हो जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम, तब क्या होता है कि मतलब कि किसी जो तारा होता है, जैसे सूर्य भी एक तारा है, तो उसी प्रकार से तारों का जब भयंकर विस्फोट हो जाता है तो फिर क्या बनता है? विस्फोट हो जाता है तो उसकी एज ख़त्म हो जाती है, उसकी एज ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे उसमें अट्रैक्शन पावर बढ़ने लगता है और ग्रेविटेशनल पावर बढ़ने लगता है उसका उसका खुद का, तारे का, तो जिससे ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो उसी समय ये कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है? तो उसी को बोलते हैं कि भाई सुपरनोवा। सुपरनोवा की पोजीशन वही होती है, विस्फोटी तारा। विस्फोटी तारा जो खतरनाक भयंकर फूट जाती है, विस्फोट हो जाती है। देखिए आप फिगर में ये देख रहे होंगे कि इस तरीके से मतलब तारा विस्फोट हुआ है, खतरनाक भयंकर, उसमें ढेर सारी प्रकाश, ढेर सारे रेडिएशंस निकलते हैं। तो इसी को हम लोग अभिनव तारा भी कहते हैं, सुपरनोवा भी कहते हैं और विस्फोटी तारा भी कहते हैं, जिसके उपरांत में ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो अभिनव तारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अभिनव तारा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो हम आपको ये बात बता दें कि उत्तरी गोलार्ध में मध्यरात्रि, मध्यरात्रि का मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे, उस समय होता क्या है? उस समय 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 नहीं, सॉरी, 66 डिग्री। देखिए हमारा ये क्या है, ये है पृथ्वी और ये हमारा 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो अब क्या करेंगे, ये 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो संपूर्ण भाग होता है, संपूर्ण जो भूभाग होता है, उस पर ही केवल प्रकाश रहता है। तो उसी समय कब? लगभग जून के महीने में। तो ये 21 जून का ही दिन होता है जब नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय ही सूर्य दिखाई देता है और लोग पर्यटक के रूप में वहाँ पर काफ़ी जुटते हैं, जिससे कि रात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो मेरा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 जून। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हम आपको ये बता दें, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है आपका 71% आपका हाइड्रोजन हो जाएगा और लगभग 24% जो हो जाएगा वो हीलियम रहता है। 24% क्या रहता है? हीलियम। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 71% हो जाएगा हाइड्रोजन का परसेंटेज सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? हम आपको ये बता दें कि जो ये चंद्रमा है, क्या है? जो ये चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? ये है उपग्रह। क्या है? उपग्रह है, अर्थात ये सैटेलाइट है।
और शुक्र क्या है, ये ग्रह है, और ये पृथ्वी भी क्या है, ये ग्रह है। अब ये सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है, एक तारा है, सूर्य ही एक तारा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, सूर्य एक तारा है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य से धरती तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लेता है। कितना? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का। कितना का? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश सूर्य से धरती तक पहुंचने में। और इसे अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश सूर्य से धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। इसका मतलब ये है कि जो सूर्य है उसके अगर सरफेस पर देखेंगे तो कितना टेम्परेचर रहता है। तो हम आपको बता दें कि ये जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये तापमान बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। 6000 डिग्री सेल्सियस जो सूर्य के सतह का तापमान है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो हम आपको ये बता दें कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। आपको फिगर से समझाते हैं, ये ड्राइंग मतलब अच्छी नहीं बन रही है। देखिए, आप देखिए, इसमें देखिए जो ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, जो पिक्चर से समझ में आ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा वो कभी आप नहीं भूलेंगे। तो यहाँ ये देखते हैं कि ये जो है हमारी पूरी पृथ्वी है, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, लेकिन ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री। और ये जो हमारा देशांतर है ये 0 डिग्री मेरिडियन है, या फिर 0 डिग्री देशांतर है। तो अगर ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है या व्यास होती है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय व्यास। क्या कहते हैं? ध्रुवीय व्यास कहते हैं, ध्रुवीय व्यास कहते हैं। और लेकिन 0 डिग्री अक्षांश पर जो अक्षांशीय व्यास होता है पृथ्वी का वो क्या होता है? विषुवतीय व्यास या अक्षांशीय व्यास। तो देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये जो ध्रुवीय व्यास है वो विषुवतीय व्यास की तुलना में कम होती है। तो हम आप जान लेते हैं कि आखिर है कितना। तो विषुवतीय व्यास की बात करेंगे, यानी कि विषुवतीय व्यास यानी कि अक्षांशीय व्यास की बात करेंगे तो 12,756 किलोमीटर है। और हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ध्रुवीय बात करेंगे। ध्रुवीय क्या हो जाएगा? 12,713 किलोमीटर, या एग्जैक्ट इसे बात करें तो 12,713.6 किलोमीटर। तो ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है? तो टोटल 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने का? 43 किलोमीटर का अंतर है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितने का हो जाएगा? 43 किलोमीटर का हो जाएगा। आंसर 43 किलोमीटर का हो जाएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो हम आपको ये बता दिए हैं कि कितना, लगभग 12,756। तो इसमें ये हमारा 12,756, इसमें 6 है, ये 6 है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी
क्या हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। इसमें थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, बी ऑप्शन में 12,756 किलोमीटर हो जाएगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। हम आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करवा देते हैं फिगर की सहायता से। देखिए ये है हमारी अर्थ, ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है। तो देखिए ये अर्थ क्या है, इसकी ये झुकी है 23.5 डिग्री पे, ये 23.5 डिग्री पे झुकी है। ये उत्तरी अक्षांश मतलब ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो अब बात क्या करेंगे, इस जो काल्पनिक जो ये रेखा है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो, तो अगर ये पृथ्वी इसी बोलते हैं अक्ष, ये अक्ष है समझ लीजिए। तो ये अक्ष अपने अक्ष पर ये रोटेट कर रहा है, देखिए इस तरीके से अपने ही अक्ष पर मतलब लट्टू की तरह नाच रहा है। तो ये क्या कहा जाएगा कि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। अब दूसरी बात किया जाए कि इधर देखते हैं, ये सोलर सिस्टम है एक तरीके से, यानी कि अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो सूर्य की चक्कर लगा रही है, उसके चारों तरफ नाच रही है। ये परिक्रमण होता है, ये क्या होता है, परिक्रमण होता है कि यानी कि सूर्य की परिक्रमण कौन कर रहा है, पृथ्वी कर रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। और कक्षा क्या होता है, तो परिभ्रमण हो गया, घूर्णन हो गया। और कक्षा की बात करेंगे, तो कक्षा की बात करेंगे तो हम कक्षा इसमें से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जिस स्थिति में, जिस पोजीशन पर ये घूम रहा है, जिस पोजीशन पे ये इस तरीके से घूम रहा है, यही उसकी कक्षा होती है। ये अपने कक्षा में ही परिभ्रमण करते हैं, ये अपने कक्षा में ही परिभ्रमण करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, एक कहते हैं घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घूर्णन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी होती है। अब हम आपको ये बात बता दें, आपको इस फिगर में हम क्लियरली दिखा दे रहे हैं कि देखिए ये पृथ्वी है, ये अपनी ये जो अपनी इसकी कक्षा है, ये कक्षा है। तो ये अपने अक्ष पर अपने कक्षा में किस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से। तो ये देखिए ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो देखिए किस तरीके से घूम रही है, ये पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ ये घूम रही है। किस तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। तो हमारा जो करेक्ट आपको दिख रहा है इसमें, आप समझ जाएंगे, हाँ इसका जो घूर्णन है इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर आ रहा है। इसीलिए जब इधर से इधर की तरफ जाएगा तो ये सूर्य इधर निकलेगा, तो पहले पूरब से ही सूर्य निकलता है। ये सूरज है, सूरज इधर रहता है, तो जब पश्चिम से पूरब की तरफ आएगा तो सूर्य की रोशनी कहाँ से जाएगी, पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगी। यानी कि सूरज दिखेगा, जो पृथ्वी पर रहेगा आदमी उसको दिखेगा कि ये जो सूरज है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में जा रहा है, जबकि सूर्य क्या है, स्थिर है, पृथ्वी ही घूम रही है, रोटेशन कर रही है। तो मेरा करेक्ट अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसका आपको आंसर बता दें कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी होती है, ये हो गया। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी होती है, तो करेक्ट आंसर हो गया ये पश्चिम से पूरब की तरफ हो गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। हम आपको ये आंसर पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है कि कोई भी चाहे ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे ग्रह हो, चाहे एस्ट्रॉइड हो, मतलब क्षुद्र ग्रह हो, तो वो जब अपनी कक्षा पर सूर्य से अधिकतम मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो जाती है तो वो अपसौर कहलाती है। और जब सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस पर रहती है या मिनिमम दूरी पर रहती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जैसे इस फिगर में देख लीजिए, ये जो पृथ्वी है, ये इस टाइम यहाँ पर लगभग 91.4 मिलियन या फिर 147.1 मिलियन किलोमीटर पे है।
और यहाँ से अगर देखिए तो 152.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। तो किस अवस्था में, देखिए इस अवस्था में ये मिनिमम दूरी पे और इस अवस्था में मैक्सिमम दूरी पे है। तो ये जो ठंड का मौसम हो जाता है, ठंड के मौसम के समय जो सूर्य हो जाता है, मतलब जनवरी में लगभग ये बहुत नज़दीक हो जाता है और लगभग जुलाई में ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम दूरी पे हो जाता है। तो जब कोई भी ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड अपनी ही कक्षा पर सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर हो जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। देखिए ये है अपसौर, क्या है, ये अपसौर है क्योंकि ये मैक्सिमम दूरी पे है और ये उपसौर है, ये मिनिमम दूरी पे है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अपसौर उपसौर क्या है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अपसौर की सर्वाधिक दूरी या मैक्सिमम दूरी पर है पृथ्वी और सूर्य के मध्य, तो वो क्या हो जाएगा, आंसर अपसौर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो हम ये तो सभी जानते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ही पूछा गया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने ही पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। और हम अन्य विकल्पों की बात कर लेते हैं। तो हमारा अन्य विकल्प है जैसे कॉपरनिकस। तो आप लोग जानते हैं कि कॉपरनिकस ने क्या कहा था, कॉपरनिकस ने क्या कहा था। तो कॉपरनिकस की बात करते हैं तो कॉपरनिकस ने क्या कहा था, कॉपरनिकस ने क्या खोजा था भैया, कॉपरनिकस ने खोजा था सोलर सिस्टम की खोज किया था। तो सोलर सिस्टम की खोज किसने किया था, कॉपरनिकस ने किया था। अब हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अरस्तु। पहली बार किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, अरस्तु ने कहा था। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो इस प्रकार है कि पृथ्वी की धुरी कैसी है। तो पृथ्वी की धुरी कैसी है, आप लोग ये फिगर देखे ही होंगे कि किस तरीके से ये झुकी हुई है, क्या किस तरीके से ये झुकी हुई है। इस तरीके से ये जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि झुकी हुई है, पृथ्वी की धुरी जो है वो झुकी हुई है, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। तो आपको सोलर सिस्टम मैंने दिखाया था, उसमें क्या हुआ था, जो सैटर्न है या फिर शनि जो उपग्रह शनि जो ग्रह है उसमें किस तरीके से मतलब कि चारों तरफ छल्ले लगे थे। ये देखिए सोलर सिस्टम हमने दिखाया है। तो सोलर सिस्टम में आप देखेंगे ये जो हमारा ग्रह है इसके चारों तरफ एक स्पष्ट क्लियरली आपको छल्ला दिख रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा कि जो सैटर्न है, जो शनि है, शनि ग्रह के चारों तरफ एक क्लियरली वलय है, स्पष्ट वलय है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शनि। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है, देखिए हम आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती थी और चंद्रमा की छाया बनती थी पृथ्वी पे, तब उस समय क्या लगता था, सूर्य ग्रहण लगता था। अब हम चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो आप फिगर पे आ जाइए। ये देखिए लूनर इलिप्स है, ये क्या है, लूनर इलिप्स, इसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण, इसी को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। देखिए इसमें किस तरीके से ये है आपका सूर्य है, ये है आपका चंद्रमा और ये पृथ्वी है। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या आता है, ये सूर्य और ये चंद्रमा के बीच में पृथ्वी इस तरीके से आ जाती है और पृथ्वी की जो छाया है वो पूरे चंद्रमा को ढक लेती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स अर्थात चंद्र ग्रहण। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब।
लेकिन इसमें थोड़ा अलग पूछा है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन होता है, तो आप लोग जानते ही हैं ये जब पूर्णिमा का दिन होगा तभी संभव है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें इस वीडियो में क्या सुधार लानी है, क्या करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से सहयोग कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे चुनिंदे क्वेश्चनों को हम आपको ढूंढ कर लाएं जो कि बार बार आया हुआ है, क्योंकि हमें भी एक्सपीरियंस है किस तरीके से रेलवे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जय हिंद।